अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। लंदन में होने वाले बरतानिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सह-फरीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मुल्कों की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्तकबिल में अफगान पॉलिसी पर एक नुक्ते पर जमा भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन अभी तक निगरान सेटअप पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी। बात होगी कि क्या इलेक्शन से कबल हुकूमती ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने का मुतालबा आईनी तौर पर दुरुस्त है, और देखेंगे मीडिया पर होने वाले फतवेबाजी हमें क्या दिन दिखाएगी। लेकिन पहले एक नजर आज के अहम इश्यूज पर। गिलानी साहब को कहता हूं, ऊंचे ऊंचे महलों से बाहर निकले, लोग आपको इबरत का निशान बनाएंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की टाइमिंग पर एतराज उठाने वाली नून लीग निगरान सेटअप के टाइम पर सेटअप तब्दील करने में ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं ले रही। जमहूरी कुव्वतों का ही सियासी शख्सियात पर अदम इत्मीनान क्यों? निगरान वजीर आजम के लिए जमात इस्लामी की नजर भी रिटायर्ड जजेस तक महदूद। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंजूर नजर कौन होगा। अगर आप किसी रिटायर्ड जज को लाते हैं या किसी रिटायर्ड जर्नल को लाते हैं तो उनसे बेहतर है कोई सिविल सोसाइटी का अच्छा बाकिरदार बंदा या कोई लेडी जिनको ऊपर जिसको कोई ख्वाहिश ना हो किसी ओहदे की, तो ऐसे ओहदे आने चाहिए नाम। जजेस और जनरल्स को इनकार करने वाली पीपल्स पार्टी ने पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए एक जज और नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी का पेश कर दिया है नाम, मगर क्या इससे भावलपुर वालों के दिल हो सकेंगे राम? पीपल्स पार्टी ने उठाया है आईनी इक़दाम, अब नून लीग कब कबूल करेगी नए वजीर आला पंजाब का नाम? और गैरत ब्रिगेड का औरतों पर एक और वार, मर्दों से कह दिया कि खवातीन को ना चलाना सिखाएं कार। एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान आइन के मुताबिक ये बात तो यकीन से कही जा सकती है कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत और अपोजिशन की है, मगर अब तो ये बात भी यकीन से कही जा सकती है कि निगरान सेटअप के दर्द में हर वो शख्स हलकान हुआ जा रहा है जिसकी ये जिम्मेदारी है ही नहीं। पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने धरना दिया, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने आज खुद निगरान वजीर आजम बनने की हामी भरी, और अब तो डिक्टेटर्स के बाद इन दो डॉक्टर्स के बाद अब डिक्टेटर साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं। जनरल मुशर्रफ का कहना है कि वो तवील निगरान सेटअप की हिमायत करते हैं, मगर आइन में तो ये भी दर्ज है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरियों के लिए कवानीन और ज़ाब्ते बनाना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर हम आइन पर कम और टीवी स्क्रीन पर दिए जाने वाले नाम नेहाद फतवों पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं। ऐसे ही एक नाम नेहाद मौलवी ने एक टीवी प्रोग्राम में यह राय दी है कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो एक हमारी राय में अगर हम दूसरों के देखते हैं और दूसरों के ऊपर ये फतवे जारी करते हैं तो आगे क्या अंजाम निकलता है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे अपने पॉलिटिकल सिनारियो में क्या हो रहा है, आज क्या हलचल रही। हमारे साथ मौजूद हैं जी महमूद रशीद साहब फ्रॉम द पीटीआई। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन द फोन लाइन राजा रियाज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है पंजाब असेंबली। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अजीम साहब, रहनुमा हैं नून लीग के। सबसे पहले तारिक अजीम साहब ये बताइएगा कि कादरी साहब के तो मुतालबात बेवक्त थे, नून लीग के मुतालबात का वक्त क्या कहेंगे, वो भी इलेक्शन कमीशन के बाहर। देखिए जी, आज हमने एक अलामती एहतजाज कह लें या एक हमने मुजाहरा किया, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के हक़ में था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकें। ये उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ था मुजाहरा जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए या बांग्लादेश मॉडल बन जाए, यानी कि बांग्लादेश में तो ये फेल हो गया, अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में भी सर्टनली ये फेल होगा। तो उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा था। अब उन्होंने हमसे कहा है कि 6 तारीख को अपोजिशन के लोगों के साथ उनका दोबारा हमको बुलाया गया है, उनके साथ बैठ के इलेक्शन कमीशन वाले कंसल्टेशंस करेंगे। तो उम्मीद है कि उस कंसल्टेशन के नतीजे में जो नताइज सामने आएंगे वो सबके लिए हौसला अफजा होंगे, और उम्मीद है कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ और टेरी बेंचेस पे बैठे हुए हुकूमती जो एहलकार हैं वो एक एग्री करेंगे कि एक ऐसा सेटअप आना चाहिए जो कि सबको मंजूर हो, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है जो किसी किस्म कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसा बहाना ना मिले कि उसका अल्तवा हो सके और जो है जमहूरियत जो है दोबारा पटरी पे उतर जाए। तारिक अजीम साहब, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि जो ताहिरुल कादरी साहब कर रहे थे वो भी इसी तरह से बात कर रहे थे, वो भी अवाम की फलाह बहबूद और ये करप्शन से पाक निज़ाम चाहते थे और उन्होंने भी इसी तरह का धरना दिया, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि आपने भी वही किया?
नहीं जी, हमारा वो उनका धरना, और ये धरना तो खैर इसको कहना गलत होगा, धरना तो था नहीं, जैसे मैंने कहा एक मुजाहरा था इलेक्शन कमीशन के हक में। नहीं, ये धरना कब नहीं था? मतलब कल तक तो ये धरना था नहीं, एक सेकंड, कल तक ये धरना था, अल्फाज यही थे, धरना होगा पार्लियामेंट के बाहर, हम इलेक्शन कमीशन तक वॉक करेंगे, मार्च करेंगे, फिर उसके बाद रहमान मलिक साहब पहुंचते, उसके बाद ये धरना मार्च बन गया। ये क्विक मार्च था? ना ये लॉन्ग मार्च था, ना क्विक मार्च था, ना शॉर्ट मार्च था। जैसे मैंने कहा एक मुजाहरा था, इलेक्शन कमीशन के हक में था, और कुछ कुव्वतों के खिलाफ था जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है ना हो सकें, जैसे हमारे भाई कैनेडियन कादरी साहब ने कहा। और अब अच्छी बात है कि अब उन्होंने कहा है कि मैं जाके जल्द से जुलूस करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि कादरी साहब जो है इसी जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने, इलेक्शन में हिस्सा लें, और जीत के, अगर अवाम उनको वोट देते हैं तो इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए, और जो चीज़ें चाहते हैं अवाम के हक की आपने बात की, अवाम के मसाइल का हक वो चाहते हैं, उनके मसाइल का हल चाहते हैं, तो पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम, वहाँ पे आके इस चीज़ का वो अवाम को इस चीज़ का जो भी देना चाहते हैं, जो भी उनके हक की बात करते हैं, वो वहाँ पे आके बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद, और आपका एतमाद बहाल हुआ महमूद रशीद साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो हम पहले दिन से उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके नाम को। हमारा जो उनके साथ सिलसिला चल रहा था कि जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से इल्ज़ामात लगे, और इलेक्शन कमीशन ने उसका मदावा उन शिकायत को निपटाने के लिए कोई सॉलिड किस्म की चीज़ कोई सामने नहीं लाए। इसी तरह से हमने तहरीरी तौर पे ये कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दोनों जमातें इक़्तिदार में हैं, और ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इश्तहारी मुहिम चलाए हुए हैं सरकारी फंड्स के ज़रिए से। ये लैपटॉप स्कीम पे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हमजा शहबाज, इसी तरह बिलावल भुट्टो की तस्वीरें, और ये एक एक सफ़े के इश्तहारात पूरे ज़ोरों शोर से ये मुहिम पिछले कई महीनों से जारी है। इसके ऊपर हमने उनकी तवज्जो दिलाई और उनसे कहा और मुतालबा किया कि ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रही हैं इसको रोका जाए। अब भी ये प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आता है कि आप पूरे साल का बजट जो है, ये जून से जो एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अगले साल जून तक, आप वो तमाम पैसा एक एक पाई आप जाने से पहले खर्च करना चाहते हैं, और अपने MPA MNAs को करोड़ों की ग्रांट्स जो है ना धड़ाधड़ दी जा रही हैं, और ऐसे मंसूबे के जिनके मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं है, वहाँ पर मटीरियल्स फेंके जा रहे हैं, खा पीपल्स पार्टी के लोग हों, खा मुस्लिम लीग नून के लोग हों। तो ये प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आता है, और हमने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि आप इनको स्टॉप करें, इन पार्टीज़ को, कि अब इस माहौल और इस एनवायरनमेंट के अंदर के आप अरबों रुपए सरकारी वसाइल जो है वो झोंक दें, जिसका खातर खा जवाब हमें नहीं मिला। तो हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। आज जो नून लीग ने किया, इसको आप प्री पोलिंग के जिम्मे में तो नहीं ले आएंगे? नहीं, नून लीग ने जो किया मेरा ख्याल है उसका तो कोई मुझे समझ नहीं आई कि क्या किया। ये मुजाहरा था, धरना था, वो चंद सौ लोग भी वहां इकट्ठे नहीं कर सके, और कोई वाज़े मकसद उसका मैं नहीं समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को जी हम मजबूत करना चाहते हैं, भैया इलेक्शन कमीशन की मजबूती पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि ऐसी एनवायरनमेंट और ऐसा माहौल मुहैया किया जाए कि जिसमें इलेक्शन कमीशन फुली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता है वो करे, और ये हुकूमतें उनके साथ ताउन करें। ये अमली तौर पर तो कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन मजबूत हो जी, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इनका अमल जो है वो इसके सरासर उलट है इन दोनों हुकूमतों का। यानी ये जो प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में जो मैंने बातें कही हैं, नौकरियों की तकसीम हो, फंड्स की बड़े पैमाने के ऊपर आप अरबों रुपए की इश्तहारी मुहिम की शक्ल में और तरक्याती स्कीमों के नाम पर जो MNA MPs को नवाजा जा रहा है, और जिन लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करके उन्हें करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जी आप बताएं कौन सी स्कीमें आपने करवानी है, ये प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आती हैं। इससे इलेक्शन कमीशन को हम कहते हैं कि आप इन हुकूमतों को बाज करें। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजों पर नोटिस भी तो ले रही है ना। मतलब एक मिनट जी, तारिक अजीम साहब आ रही हूं, मगर इलेक्शन कमीशन ही तो नोटिस ले रही है ना महमूद रशीद साहब, इन इशूज का, भर्तियों का, बिला वजह की जॉब्स का, और ये सारी चीजें तो आ रही हैं सामने। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, और हम समझते हैं
लेकिन आप धरना नहीं करना चाहते? नहीं, हम इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे उसकी मजबूती की बजाय मजाक बन जाए। जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून का पहले धरना कहा गया, आज मुजाहरा कहा गया, भाई किस मकसद के लिए मुजाहरा? पार्लियामेंट के अंदर आप मौजूद हैं, आपको कोई शिकायत है, आप पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो मुजाहरे तो हम जैसी पार्टियां करें जो इक़्तिदार के अंदर हिस्सादार नहीं है, जो पार्लियामेंट में या असेंबलियों के अंदर नहीं है। ये असेंबलियों के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, इनके पास वो फोरम मौजूद है, वहां ये अपनी खुल के बात करें। ये तो सिर्फ स्वाय मीडिया की वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जैसी पार्टियां, ये यानी कि आपके कुछ अनकरीब ऐसे ही कुछ आप करने वाले हैं? जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, जब हम देखेंगे अच्छा, कि ये केयर टेकर जो असल काम है मुस्लिम लीग का करने का और पीपल्स पार्टी के करने का, कि ये पूरी कौम देख रही है कि कब ये केयर टेकर्स के नाम को फाइनल करते हैं, जो एक आईनी जरूरत भी है। केयर टेकर्स के नाम? जी, ये एक आईनी जरूरत, जी आईनी जरूरत है। ये तमाशा लगा रहे हैं पिछले 2-3 माह से, पूरी कौम सूली पे लटकी हुई है और ये इस पे संजीदगी नहीं दिखा रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि अब तो ये आ रहा है कि इनका आपस में इस बात पर कंसेंसस और मुकमका हो गया है कि हमने किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं करना और मैक्सिमम इस टाइम को घसीट के हम इक्तदार का आखिरी घंटा भी हम एंजॉय करें और उसके बाद हम कहें कि आज हम जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है ना, जिसको चाहे वो नामजद कर दे। ठीक है राजा रियाज साहब, महमूद रशीद साहब तो कह रहे हैं उनको आज समझ नहीं आया कि नून लीग ने क्या किया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो काम है कि अब इस मामले पे आगे पेशरफ्त होनी चाहिए, निगरान सेटअप पे वजीर आजम का नाम आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब के नाम भी आपने आज 2 तजवीज़ किए हैं। चंद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जी जनरल्स ना हो और साबिक जजेस ना हो, तो फिर जस्टिस चौधरी आरिफ साहब का नाम क्यों? जी शुक्रिया सना। सबसे पहले तो आज जो धरना दिया गया है ये वाकई मेरी समझ से बालातर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्तफाक़े राय से चौधरी निसार साहब की मर्जी से उन्हें इस सीट पे लाया गया और उनको मजबूत करना है आइन ने, उनको मजबूत करना है पाकिस्तान की जो बाकी इदारे हैं उनसे तावन करके। ये चंद 100 बंदे इकट्ठे करके अगर किसी इदारे को मजबूत करना है तो इससे बड़ा मजाक कौम से और कोई नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के तहत बहुत मजबूत है, उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं और इतने इख्तियारात हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में उन्हें कोई रुकावट नहीं है। तमाम हुकूमती मशीनरी उनके अंडर हो जाएगी जिस दिन ये असेंबलियां खत्म होगी और जो निगरान वजीर आला होंगे और वजीर आजम होंगे वो उनके फैसलों के पाबंद होंगे। मेरे भाई ने अभी जो बात की कि नौकरियां बंद करें, फंड्स बंद करें, ये इस असेंबली का इस्तिकाक है कि जब तक ये असेंबलियां कायम है, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, इनका इस्तिकाक है कि इनके मेंबरान जो हैं वो जो अवाम की सहूलत के मंसूबे हैं वो जारी रख सकते हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, उन्होंने वो बंद भी किए हैं, लेकिन हम उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब तक ये असेंबलियां हैं अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे सारे जारी रहने चाहिए। मुझे इनकी इस बात पे एतराज है कि जो ये अवाम के बेहतरी के जो मंसूबे हैं उन्हें बंद करा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है। दूसरी बात, आज हमने ये जो मुस्लिम लीग नून वाले वफाक में बड़ा शोर मचा रहे थे कि जी यहाँ निगरान वजीर आजम पे बात करें, हम मुशावरत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो ही अमल जो ये वफाक में चाहते हैं आज हमने सूबा पंजाब में उसको शुरू कर दिया है। हम जमात इस्लामी के पास गए हैं, उन्होंने उसके लिए हमें 2 नाम दिए हैं, हमारे ज़ेर गौर भी कुछ नाम हैं। हम तमाम अपोजिशन की जमातों के पास जाएंगे, उनसे नाम लेंगे और फिर एक हम सब जमातों की मुशावरत से एक बड़ा इजलास बुलाएंगे और वहां पे हम कोशिश करेंगे कि 2 नामों पे हमारा इत्तफाक़े राय हो जाए। जो नाम आपने कहा है, जो नाम हमने दिए हैं, ये कोई फाइनल नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, ये एक मशवरे का अमल शुरू हो गया है। और आज जैसे ही ये पंजाब में शुरू हुआ है, मुस्लिम लीग नून वालों के पेट में दर्द शुरू हो गई कि हाँ जी पंजाब में ये क्यों हो रहा है। देखें, इनकी अकल का अंदाजा लगाएं, ये फ्रौनियत देखें इनमें और इनमें जो ये डिक्टेटरशिप है कि एक तरफ वफाक में कहते हैं जी कि फौरन ये अमल शुरू करें, हमसे अभी तक पूछा नहीं गया, पीपल्स पार्टी की क़यादत हमसे पूछ नहीं रही, ये हो गया। हमसे भी नहीं पूछा गया पंजाब में, हमने अपने तौर पे अपोजिशन का रोल अदा करते हुए एक मुशावरत का अमल शुरू किया है और जमात इस्लामी के पास गए, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज को। और मुस्लिम लीग नून के शायद ये समझ रहे हैं, मेरा ख्याल इस तरह है कि ये समझ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर
मियां शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला भी लगा दिया जाए, और उसके बाद इनकी जो सुल्तनत है, मुगलिया बादशाह है, वो किसी तरह इस जगह से ना हिले। 600 सिपाही जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद रहे। सना आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक आखिरी फिक्रा, 600 अरब तरक्याती बजट बनता है 5 साल का, 600 अरब पंजाब का तरक्याती बजट बनता है, जिसमें से सिर्फ 40 अरब रुपया जनूबी पंजाब को दिया गया है। ये 7% के करीब बनता है। ये जो दावे करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि हमने जनूबी पंजाब में ये किया, सिर्फ 7% फंड इन्होंने 600 अरब में से सिर्फ 40 अरब इन्होंने जनूबी पंजाब को दिया है। इनको मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद ये कहना कि हम जनूबी पंजाब को हमारे साथ रखा जाए, मेरा ख्याल है कि उसका कोई जवाब नहीं रह गया। जी तारिक साहब। सना, अब ये जितना मर्जी फिल्मी डायलॉग बोल लें, इसका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने कभी पढ़ा होता तो इनको समझ आती कि 2008 में जो 16% ऑफ द टोटल बजट था जो जनूबी पंजाब पे खर्च किया जाता है, आज वो एग्जैक्टली 32% है। जो जब आए थे 27 अरब खर्च किया रुपए ठीक पड़ा है। चलें ये बजटिंग उन्होंने ठीक नहीं पढ़ी, लेकिन आइन उन्होंने ठीक पढ़ा है कि ये मामला जो आज उन्होंने पंजाब असेंबली में उठाया है, ये ठीक उठाया है। देखें, ये एक तरीकाकार है जो आइन में दर्ज है कि जब असेंबलीज डिज़ाल्व हो जाती हैं तो एक गिवन टाइम है, 2 दिन के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो बैठ के डिसाइड करते हैं नामों पे। वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये 2 जमातों के दरमियान मुकमका नहीं होता। लीडर ऑफ द हाउस जो होता है, जो इस सेंटर में अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो जैसे नेशनल असेंबली में इस वक्त 14 जमातें हैं ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुई, वो 14 जमातों को रिप्रेजेंट करता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त नेशनल असेंबली में 4 जमातें हैं अपोजिशन में, वो उनको रिप्रेजेंट करता है उनकी कंसल्टेशन के साथ, यानी कि वो तर्जमान होता है। एक जमात की बात नहीं मैं कर रहा, उसमें वो 14 जमातें एक तरफ, 4 जमातें दूसरी तरफ, वो आपस में बैठ के अग्री करती हैं। अगर नहीं अग्री कर पाती तो फिर पार्लियामेंट्री एक वहां पे एक जाता है, एक 8 जमाती रुकन के पास जाता है। अगर वो भी नहीं एग्री करते तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। तो ये एक तरीकाकार मौजूद है। अब ये चाहते हैं अगर 2 साल पहले बैठ के यही तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज आइन में एक तरीकाकार दर्ज है। मगर ये जो उन्होंने किया है, इस पे तो आपको इख्तिलाफ नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए किया है ना, 2 नाम तजवीज कर दिए। अगर वफाक में ये मामला चल पड़ा है अगर तो पंजाब असेंबली में मैं एग्री करता हूं। अगर इन्होंने कंसल्टेशन का प्रोसेस आना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। हमने भी कंसल्टेशन किया, आपने देखा होगा रिसेंटली जनाब नवाज शरीफ साहब ने रायविंड में जो सारे अपोजिशन की 14 जमातें आई हुई थी उनके साथ कंसल्टेशन की, जो एक प्रोसेस था कंसल्टेशन का। अब दोबारा कंसल्टेशन उनके साथ होगी तो इंशाल्लाह सारी जमातों को चाहिए कि कंसल्टेशन कैरी ऑन करें और जब टाइम आए तो अपने नाम सामने लेके आए, और उम्मीद है कि सबसे इत्फाके राय से वो सब लोग एग्री कर जाएंगे लोग नामों पे। ठीक है जी, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने आज ये क्विक मार्च, मुजाहिरा जो भी कहिए, इसे किया, और जहां पर राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन वैसे ही बहुत मजबूत है, उसको इससे ज्यादा मजबूत आइन तो इन्होंने क्यों एग्रीमेंट किया? कादरी साहब के साथ क्या एग्रीमेंट करने की जरूरत थी इनको? अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन मजबूत है, उनका तो सबसे ज्यादा बड़ा जो उनका एक डिमांड है वो यह है कि तहलील कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के एग्रीमेंट क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं जी? आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के एग्रीमेंट पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले तारिक अजीम साहब से, राजा रियाज साहब से, महमूद रशीद साहब से। हमारे साथ तीनों मेहमान बैठे हैं जी। अब मैं आप पर आऊंगी राजा रियाज साहब, क्योंकि सवाल आपके लिए छोड़ा था तारिक अजीम साहब ने, ब्रेक का वक्त था। ये बताइएगा कि अगर इतना ही मजबूती देता है आइन देता है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर आप लोगों ने क्यों मुज़ाकरात किए जी ताहिरुल कादरी साहब से? देखिए जी, एक आदमी 10-20 हजार लोग लेके पार्लियामेंट के सामने आ गया, वो उनका जमहूरी हक था, और हमारा ये फर्ज बनता था बतौर हुकूमत के, अगर ये होते तो इनका भी फर्ज बनता था कि हम उनसे बात करें, डायलॉग करें। हमने डायलॉग किया, एक ऐसे तरीके से उनको वहां से वापस भी भेजा। खुदा ना खास्ता एक लाठी नहीं चली, किसी को पत्थर नहीं लगा,
अब इनको तकलीफ ये है कि वहाँ पे कोई आदमी क्यों नहीं मरे, वहाँ पे कोई झगड़ा क्यों नहीं हुआ। ये हमने बर्दाश्त की, हमें कुव्वत है, हम बर्दाश्त से चीजों को करते हैं। ये तो किसी के साथ ना बात करते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना समझते हैं। तो ये तो दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डायलॉग पर यकीन रखती थी। हम सब सियासी वर्कर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में हम सभी थे। हम तो इनके साथ भी हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बेचारे अपने आप से नाराज हैं। तो हम क्या, इसका हमारे पास क्या इलाज है? ये चाहते हैं कि इलेक्शन भी ना हो तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए और मियां शहबाज शरीफ साहब इसी तरह जो मुगल बादशाहों की तरह हुकूमत चला रहे हैं, चलाते रहे। ये अब मुमकिन नहीं है, ना किसी आमर की झोली में बैठ के आना मुमकिन है। सियासत करनी है तो अवाम के साथ होगी, डायलॉग के साथ होगी, जमहूरियत की तो मजबूत करनी पड़ेगी। कोई चोर दरवाजा अब नहीं चलेगा। ठीक है, चोर दरवाजा नहीं चलेगा, इसीलिए ये डिमांड्स पेश की हैं। और आप देख ही रहे हैं महमूद रशीद साहब के वो कह रहे हैं ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना बात करते हैं, और आप इन पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं कि मुकमुका हो गया, मुकमुका हो गया। ये सब मसनूई बातें हैं। देखिए सना, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी प्यार भरी बातें हैं इनकी। पिछले पूरे 5 साल कौम ने भुगता है इन दोनों बड़ी पार्टियों को। ये जो फ्रेंडली अपोजिशन की टर्म है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपने सुनी और आपने देखी कि ये तमाम पार्टियां, ये भी एक अजूबा हुआ है कि वो तमाम जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर आईं, वो सारी इक़्तिदार के अंदर रहीं पिछले 5 साल, और उसका खमियाजा इस कौम ने भुगता। ये फ्रेंडली अपोजिशन लिप सर्विस के अलावा और आपस में एक दूसरे को ये बड़कों के अलावा आप पिछले 5 साल देख लें कितने खूबसूरती से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन दोनों पार्टियों ने ये इनिंग्स खेली है। हम इन्हें शाबाश देते हैं, लेकिन इनकी इनिंग्स तो खेली गई। इन्होंने अपना इक़्तिदार तो एंजॉय किया, पूरा किया, लेकिन अवाम का भुरकस निकल गया, अवाम का जीना दोबर हो गया। कोई डिलीवर नहीं किया इन्होंने अवाम को। लोग जो है वो बद्दुआएं दे रहे हैं। इस शहर लाहौर के अंदर 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। देहातों के अंदर आज भी सर्दियों में ये आलम है तो गर्मियों में लोग कबाब बन जाएंगे। यहां सुई गैस नहीं है। आप यहां किसी शाहरा से गुजरे, 2-2 किलोमीटर लंबी रिक्शाओं की और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग गैस के लिए लाइनों में खड़े हैं। और महंगाई 100% बढ़ गई है, मेगा करप्शन हुई है। ये नून लीग ने इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है कि जब ये मैदान में निकलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा आटे दाल का भाव क्या है, कि ये फ्रेंडली अपोजिशन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। रियल अपोजिशन का किरदार नून लीग ने अदा नहीं किया। अदारे डूबते रहे, अवाम बिलबिलाते रहे, चीखते रहे, मुल्क लुटता रहा। नहीं, क्या किरदार अदा नहीं किया महमूद रशीद साहब? एक सेकंड, क्या किरदार अदा नहीं किया? हर मामले पे पिटीशन दायर की नून लीग ने, हर मामले को कोर्ट में घसीटा नून लीग ने, हर चीज पर इशू बनाया नून लीग ने। आप मुझे बता दें, मतलब अनफ्रेंडली ऑपोजिशन और क्या होती है? और अगर आप इक्तदार में हो तो आप कैसी ऑपोजिशन चाहेंगे, या अगर आप ऑपोजिशन बनेंगे ये मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फेंकने से रोल अदा नहीं हो जाता। ये कमीशन, ये करप्शन जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है आज, ये करप्शन अदारों के अंदर होती रही। मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें, ये तारक अजीम साहब इस बात का जवाब दे दें कि बाकी तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो इन्होंने करवा ली, 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम, जिनसे इन दोनों पार्टियों के मफादात वाबस्ता थे। नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वजीर आजम बनने की भी उन्हें आजादी हो गई। लेकिन करप्शन जो नंबर 1 मसला है पाकिस्तान का, जो 10-12 अरब रुपया रोज करप्शन की नजर हो जाता है, और जो पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जो मेगा करप्शन इस दौर में हुई है, उसके खात्मे के लिए इन दोनों पार्टियों को शर्म नहीं आई कि हम कोई लेजिस्लेशन करें, हम कोई कानून साजी करें, और ये पॉइंट स्टोरिंग करते रहे, और आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं करप्शन के खात्मे के लिए। करप्शन के लिए आईनी तरमीम लाते हैं, मतलब मैं समझी नहीं, क्यों नहीं लाते? देखिए क्या हो रहा है कि जी हमने इतनी तरमीम की है, हमने 30 मीटिंगें की हैं, हमारी फलां बात नहीं मानी इन्होंने, हमारी भाई आपकी बाकी सारी बातें सख्त बारगेनिंग करके आपने वो तरमीम मंजूर करवा ली। एक दूसरे की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम ये समझते हैं कि इसको इन्होंने क्यों नहीं किया। एक आहनी हाथों से करप्शन को खत्म करने के लिए वो लेजिस्लेशन क्यों नहीं की? 5 साल मुकम्मल क्यों करने दिया आपने? जी।
जी तारिक साहब, देखिए, मैं इनसे इतना कहूंगा कि मैं इनको ब्लेम नहीं देता। ये चूंकि पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए, इनका कोई मेंबर पार्लियामेंट में नहीं है, तो इनको शायद नहीं समझ आती कि पार्लियामेंट के अंदर हमने कितना बावेला किया। इनको नहीं पता कितने हमने वॉकआउट्स किए, कितनी वहां पे रेजोल्यूशन वहां पे लेके आए। इनको शायद ये भी नहीं याद कि सबसे बड़ा करप्शन का जो याद है जिसके ऊपर आपने वो किया, यार आपने प्लीज बात करने दें, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज बात करने दीजिए, प्लीज बात करने दीजिए, आप फिर बात कर लीजिए। उनकी भी सुन लें, ठीक है, उनकी भी सुन प्लीज सुन लीजिए बात। मुझे पता है कि ना ऐसे लगता है कि ना आप अखबारात पढ़ते हैं, ना आप कोई अदालती कार्रवाई देखते हैं, ना आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं समझते। सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल पाकिस्तान में हुआ है, वो आपको पता है, रेंटल पावर के बारे में। ख्वाजा आसिफ साहब शायद आपकी पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो अदालत में गए, जिसको एक्सपोज किया गया। वो किसने एक्सपोज किया? पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो शायद आपको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि आपने करप्शन नहीं यार, प्लीज बात सुन ले। आपने बात कर ली, आप दूसरे को बात करने दें। आप दूसरे को बात करने दें। अगर आप सिर्फ खाली बैठ के तनकीद बुराए तनकीद करना चाहते हैं तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास तनकीद बाय तनकीद का जवाब नहीं है। आपको बखूबी इल्म है कि हमने हर जगह हर फोरम पे बात उठाई है। मीडिया इसका गवाह है, सना आप खुद गवाह हैं कि हमने हर फोरम पे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। जहां पे भी नाअहली है, खा इन्होंने गलत अपॉइंटमेंट्स की हों, अगर पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो किसका ये कसूर है? क्या पंजाब हुकूमत का कसूर है? अगर आपने IRI का सर्वे नहीं पढ़ा जिसमें बताया गया है कि 49% पंजाब में उसकी मकबूलियत है, जब आपकी जो है जमात PTI जो नीचे गई है, कॉन्स्टेंटली सेकेंड टाइम पीछे गई है, तो आपने चैलेंज कर दिया, IRI के सर्वे को चैलेंज कर दिया। जब आपके हक में जाता है सर्वे तो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, और जब आपके खिलाफ जाता है तो आपको नहीं मानते। तो ये तो आप मानते हैं ना कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। और इस वक्त अगर किसी भी चारों सूबों में अगर किसी ने किसी में मकबूलियत में इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है। ठीक है। मैं तारक अजीम साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मुझे हंसी आ रही थी। साहब आप पर आ रही हूं, नहीं, मुझे हंसी आ रही थी। ये वही RIR का सर्वे है 2009 अगस्त में, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है 64% लेके सबसे मकबूल जमात थी। आज कहां खड़ी है? 32 पे। सारे लैपटॉप बांट के तमाम यहां अपने काम करवाने के बाद ये 64% से आई है 32% पे। हम 3% से उठ के चले गए हैं। चले, ये IRI का सर्वे ठीक होते हैं। हमने एक टेक्निकल बात जो की है और वो गलत है, तो मेरा चैलेंज है, अगर वो बात गलत साबित हो जाए तो मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। I-4 जिसके जरिए से कौन सी बात ये है कि I-4 जो एक लोकल यहाँ पे एजेंसी है, जिसके जरिए से IRI वालों ने यहाँ पर इस सर्वे को करवाया है। मुस्लिम लीग ये उसके क्लाइंट नहीं है, मुस्लिम लीग ने उसको इंगेज नहीं किया हुआ, तो ये इनके मुफादात यकसा नहीं है जी। ये मनोवर जी इनकी वेबसाइट पे पढ़ लें। बिल्कुल ये गलत बात मेरा चैलेंज है फिर इन लोगों को I-4 का जो है गलत बयानी से रोकना चाहिए जी। मैं अगर IRI पाकिस्तान में आगे कोई सर्वे करवाते हैं, आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। बात खत्म कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। मैं सना इनसे ये पूछता हूं कि हर सर्वे के अंदर द मोस्ट पॉपुलर लीडर पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान, उसका सर्वे नहीं इन्होंने करवाया। यानी एशिया सोसाइटी जो सर्वे करवाती है, पूरे एशिया के अंदर 87% पॉपुलैरिटी रेट है इमरान खान का। लेकिन लीडर के अलावा वो कोई और भी कैंडिडेट्स भी कुछ करते हैं ना। देखिए कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं कि ये IRI के सर्वे के ऊपर लेके ये फूले नहीं समाये रहे। मेरा चैलेंज है कि ये 2009 में 64% पे थे, आज इनके इस सर्वे को सही मान लिया जाए तो ये 32% पे हैं। ये 50% की मकबूलियत कम हुई है। तो फिर सब पार्टीज में आया ना, आपने भी आया जी। तो ये तो ना कहे ना कि इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं, यहाँ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। जो इस वक्त पंजाब के अंदर करप्शन का हाल है, थाने कचहरियां, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे सना ये था इनसे कि देखिए आपने बड़ी एफर्ट्स की होंगी, आपने करप्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया होगा। आपका असल काम था लेजिस्लेशन, करप्शन के खात्मे के लिए एक संजीदा कोशिश और कानून साजी, उसमें आप मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। मैं तो इस तरफ इनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूं कि बाकी 3 तरमीम तो आपने कर ली,
ये एक तरमीम ही ऐसी रह गई थी जो मसला नंबर 1 है पाकिस्तान का करप्शन। आज ठीक है जी महमूद रशीद साहब, आज जो डिमांड्स पेश की हैं नून लीग ने वो भी सामने आई हैं, जो चारों गवर्नर्स का तबादला और भी चीजों को चेंज करना, किसी को हटाना, किसी को रखना, ये सारी चीजें भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ पॉइंट करती हैं। आधा काम तो आपका भी ये कर रहे हैं नहीं? नहीं, मेरा ये ख्याल है जी कि इस तरह की मेजर जो चेंजेस हैं ये इनका हक है, ये डिमांड कर सकते हैं, ये करें। लेकिन फिर मैं दोबारा अपने उसी मसले की तरफ आऊंगा, जिस तरह से ना इस मुल्क के अंदर आज करप्शन में कुछ नहीं किया, नहीं करप्शन के अलावा जो मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है, वसवसे हैं, मरकजी वुज़रा ये कह रहे हैं, खुद इनकी मुस्लिम लीग एन के लोग ये कह रहे हैं कि जी 3 साल के लिए कोई सेटअप नादीदा कुव्वतें ला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। भाई ये सब कुछ अगर आपको नजर आ रहा है और आप पर्दे के पीछे कुछ देख रहे हैं कि इस तरह की कोई हालात हैं, तो आपको नंबर 1 दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आपको केयरटेकर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल ये कि साजिश के खिलाफ तो आप भी है ना, 3 साल का निगरान सेटअप तो आप भी नहीं चाहते? नहीं, ऑफ कोर्स सब कुछ चाहते हैं, इन टाइम इंतखाबात हो और उसके लिए जो पेशरफ्त करनी है, इनिशिएटिव इन लोगों ने लेना है। इतनी मीटिंग्स दर मीटिंग्स कर रहे हैं, एक नाम तो आप लोगों ने भी सामने नहीं लेकर आए। नहीं, देखिए हमसे जब ये पूछेंगे मेन मेजर स्टेक होल्डर, तो ये दोनों हुकूमती पार्टियां आपसे पूछेंगे, यानी कि आपके पास नाम रेडी है, लिस्ट जी बिल्कुल नाम रेडी है हमारे पास। जब हमसे बात करेंगे तो हम इनको नाम सजेस्ट करेंगे कि जी ये नाम है। मीडिया को तो बता दें आप, मीडिया को बता देंगे आप। देखिए एक नाम मैं ये समझता हूं जी, इन्होंने जो 5-6 नाम दिए थे उसमें 1-2 नाम बड़े काबिल एहतराम है। जस्टिस अजमल मियां का नाम हो सकता है, सरदार अताउल्ला का हो सकता है, महमूद खान अचकजई का हो सकता है। इन नामों के ऊपर हमारी पार्टी के अंदर भी बात हुई है। आर्मी चीफ, ISI कोई ताल्लुक, ऐसा कोई नाम नहीं, मैं नहीं समझता कि हम किसी फौजी जनरल को साबिक को हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि उसको बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाया लेकिन जाए। अस्मा जहांगीर के खिलाफ आप हैं, लेकिन अस्मा जहांगीर के खिलाफ देखिए जी, आसमा जहांगीर जो है ना, केयर टेकर के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अनबायस्ड हो और वो किसी पार्टी के बारे में, आसमा जहांगीर हमारे बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुकी हैं, नाम लेके PTI का, इमरान खान का, और उनका ट्रैक जो रिकॉर्ड है, नहीं देखिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आसमा साहिबा का, उसके बारे में 100 सवालात हैं उनको तो सोचना केयर टेकर के बारे में ये भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। और ये मुकमका की तरफ ये दोनों जा रहे थे कि पूरी पब्लिक जो है वो खड़ी हो गई, और हमने जो है ना वो एतराज किया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है कि उन्हें केयर टेकर के तौर पे ये काम किसी ठीक है। वो आसमा हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनके ऊपर बात नहीं करते, आसमा हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इसलिए अभी उनकी बात करना मुनासिब नहीं है। जी तारिक साहब, जरा जल्दी से ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन को मैं बड़ी जल्दी आपको बताता चलूं, मैंने पार्लियामेंट के बाहर इनको मैंने मिसाल दे दी, पार्लियामेंट के बाहर मैंने इनको पार्लियामेंट के बाहर मिसाल दे दी, जो रेंटल पावर का जो केस था उसके बारे में, जिस तरह हम पार्लियामेंट के अंदर भी मैं उनको मिसाल दे देता हूं कि अकाउंटेबिलिटी बिल जो पार्लियामेंट में आया, जिसमें जाके लोगों को ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसा हक देने की कोशिश की जिसमें यह था कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर 3 साल से ज्यादा उस पर केस नहीं चलता तो उसको एग्जम्प्ट करार दे दिया। तो ऐसे अकाउंटेबिलिटी बिल पे हमने उसकी अपोजिशन की, हमने उसको पास होने नहीं दिया, ये पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं मिसाल आपको दे रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो हमारा रोल रहा है करप्शन के बारे में। शायद इन चीजों का इनको बिल्कुल इल्म नहीं है, ये जानबूझ के ये भोले बन रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हल्का बंदियों के बारे में आपका एक स्टांस है वो भी सामने आज आया है कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और आपने एक पार्टी को सिंगल आउट करके कहा है कि फौज के नुमाइंदे नहीं जा रहे, एक पार्टी के नुमाइंदे जा रहे हैं। वो कौन सी पार्टी का जिक्र किया आपने तारिक अजीम साहब? देखिए जी, हम तो जो कहते हैं, देखें विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोगों को कह रहे हैं कि फौज के नुमाइंदे नहीं, कौन जा रहे हैं मुझे बताना, कोई एक पार्टी, गेट इनटू स्पेसिफिक्स प्लीज। देखें, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको लेटर एंड स्पिरिट चाहते हैं कि उस पर इंप्लीमेंटेशन हो। उसमें अगर फौज की मदद चाहिए तो फौज की मदद लें, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। नहीं, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन एतराज तो आपको इस बात पर है ना कि कौन जा रहा है साथ। जी, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि जो भी साथ जा रहा हो, जिसको भी आपने लेके जाना है, जिसकी भी मदद आपको चाहिए, मदद इनको लेनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के हाथ स्ट्रॉन्ग करने चाहिए ताकि वो इंप्लीमेंटेशन कर सके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की।
ठीक है, ओके, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करें लंदन सेक्रेटेरिएट से रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हों और उनसे पूछें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये दूरियां क्यों कर सामने आ रही हैं और क्या खवातीन को वाकई ड्राइव नहीं करना चाहिए, कौन कहता है और इसके लिए क्या करें। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू यकीन। हम बात करेंगे, अब हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आलिम दीन हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन हैं। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला आज। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, एक तो होता है ओपिनियन कि मैं क्या सोचती हूँ और एक होता है कि शरीयत की रोज से आप बात करते हैं कि ये शरीयत में ये नहीं है और ये नहीं है। तो ये जो नए नए मुफ्ती या नाम नहाद मौलवी बैठ के कह देते हैं कि जी ये नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, उनको ओपिनियन समझा जाए या वो कोई शरई बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये उनकी राय तो हो सकती है, शरीयत तो वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अब और फिर मैंने तो आपके पिछले प्रोग्रामों में बताया भी है कि मुफ्ती कौन हो सकता है, लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमें नए नए मुफ्तियों का सामना है, खा वो जुनैद जमशेद साहब की शक्ल में आ जाएं या किसी और शक्ल में, और वो ऐसे मसाइल उठाते हैं कि जिनको अक्ल भी तस्लीम नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी राय तो हो सकती है, ये शरीयत की राय नहीं है जब तक शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक ना हो। अच्छा, क्या हमें उनको मुफ्ती तस्लीम कर लेना चाहिए या ये भी आपकी राय है कि वो मुफ्ती हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि जिस शख्स के पास बाकायदा मुफ्ती के लिए तो एक निज़ाम है, एक सिलसिला है, एक निसाब है, उसके लिए जो है कोई क्राइटेरिया है। ये तो नहीं है कि जिस शख्स ने दाढ़ी रख ली हो, टोपी पहन ली हो और 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दे वो मुफ्ती बन जाए, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुफ्ती का एक क्राइटेरिया है और मुफ्ती को जब तक उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा, उस मेयार पे पूरा नहीं उतरेगा, वो मुफ्ती नहीं बन सकता है और ना ही उसको मुफ्ती कहा जाना चाहिए। हमारे मुआशरे की बदकिस्मती यही है कि जिस शख्स को कुरान करीम भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आ जाता वो मुफक्किर इस्लाम बन जाता है, वो इस्लाम का स्कॉलर बन जाता है, वो मुफ्ती आज़म बन जाता है और वो फतवे देने शुरू कर देता है। और इन फतवों की वजह से ही आज हम इस इंजाम को पहुँचे हैं जहाँ हम खड़े हैं और हमारा मुल्क खड़ा है। तो इन लोगों को इस कौम पर भी रहम करना चाहिए, इस मुल्क पर भी और इस्लाम पर भी रहम करना चाहिए। और फिर उनकी बातें अकल को भी तस्लीम नहीं करती हैं आज के दौर में। नहीं, वो ये कहना कि खवातीन को गाड़ी ना चलाने दिया जाए, अगर आप वाकई एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी चाहते हैं तो अपनी खवातीन को बाहर की हवा ना लगने दें, उनको गाड़ी चलाना ना सिखाएं। मतलब ये बात करना और फिर ये कहना कि औरत की नफ्स में है, औरत की तो खसलत में है, फितरत में है कि वो बाहर पसंद करती है रहना, और मर्द की फितरत में है कि वो घर के अंदर रहना पसंद करता है। ये बात अगर कोई सुनता है और उसका जहन कच्चा है, आप मुझे बताइए कि खवातीन पर जो मजालिम देखने में आते हैं और जो हमारा एक डिसकलरेशन हो जाती है, जिस तरह से मर्द इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं या औरतों के साथ बिहेव करते हैं, इसको रोकने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को क्या करना चाहिए, आप जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो वहां पर गया हूं और मैं चूंकि वक्त कम है, ये देखिए ये शख्स ये इजाजत देता है कि एक नामहरम मर्द के साथ औरत गाड़ी में बैठ के तो चली जाए, औरत खुद गाड़ी ना चलाए, कोई अकल की बात करे। यानी एक नामहरम मर्द के साथ 3 फुट से कम फासले पर बैठ के औरत गाड़ी में चली जाए और वो खुद गाड़ी उसको ना चलाने दी जाए, ये हराम हो गई। ये कौन सा दीन हमें सिखाना चाहते हैं? खुदा के लिए ये दीन अपने पास रखें। और औरत को अल्लाह ताला ने जो इकराम दिया है, मर्द को नहीं अल्लाह ने कहा कि वो आपके लिए खुशखबरी है, कहा कि बेटी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और फिर तालीम का भी कहा कि मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है शरीयत के तकाजों को पूरा करते हुए औरत जो है जो भी काम करे, अगर वो बाजार तो औरत गाड़ी भी चला सकती है और खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी भी चला सकती है। क्या ये मैं समझता हूँ कि जो औरत खुद गाड़ी चलाती है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़े गुनाह से बचती है कि नामहरम मर्द जो है वो उसके साथ ड्राइवर नहीं है। उसको तो शाबाश देनी चाहिए कि वो एक नामहरम मर्द के साथ कहीं नहीं जा रही है। अब लोग ड्राइवर भी ना रखें। ताहिर साहब अब ये बात करें।
नहीं, ड्राइवर जरूर रखे, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ड्राइवर जरूर रखें। ये ड्राइवर रखे, लेकिन ये कहना कि औरत को जहां इल्म हासिल करना मर्द पर फर्ज है वहां औरत पर भी फर्ज है। और बेटी को अल्लाह ने कुरान में कहा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनको बेटी की बशारत दी जाती है, मैं समझता हूं ये वो छोटी जहनीयत है कि जो औरत को गुलाम रखना चाहती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। औरत जो है, बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। औरत ड्राइव भी कर सकती है और खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी भी रख सकती है। टीवी देखिए जरूर, लोगों की बात सुनिए भी जरूर, लेकिन उस पर हर चीज पर अमल कर लेना, हर चीज को सीरियसली लेना, इस पर यकीन कर लेना, ये गलत होगा। हमारे प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।